गुड मॉर्निंग एवरीवन। सो लास्ट टाइम हम लोग यूनिट 2 का टेस्टिंग वाला टॉपिक कर रहे थे, वही सेम कंटिन्यू करेंगे। एंड थोड़े कुछ टॉपिक्स वहाँ पे बचे हुए हैं हम लोगों के एसक्यूए में, और वो आज हम लोग कंप्लीट कर देंगे। सो आई जस्ट शेयर अ डॉक्यूमेंट। ओके, सो हियर वी हैव टेस्टिंग वाला डॉक्यूमेंट। अब देखो, यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें जो है टेस्टिंग के हम लोगों ने ऑलरेडी कर लिए हैं। सो अब वहाँ पे इतना कोई हम लोगों को प्रॉब्लम नहीं आना चाहिए। सो एज यू कैन सी, डेवलपिंग टेस्टिंग मेथडोलॉजी, टेस्टिंग प्रोसेस। तो टेस्टिंग प्लान क्या रहेगा, एक डॉक्यूमेंट हम लोग बनाएंगे और उसमें पैटर्न कैसे रहेंगे। सो टेस्ट आईडी रहेगा, जो पार्ट टेस्ट करना है उसको यूनिक आईडी प्रोवाइड करेंगे, सो दैट जितने टोटल टेस्ट प्लान आपके बनेंगे हर किसी को हम लोग आईडी प्रोवाइड करेंगे, जिसमें इंट्रोडक्शन रहेगा, कौन से फीचर्स आपको टेस्ट करने हैं वो मेंशन करेंगे। बराबर है, टेस्ट आइटम, फीचर्स नॉट टू बी टेस्टेड, देन फीचर्स विच टू बी टेस्टेड, इंट्रोडक्शन, टेस्टिंग टास्क, सस्पेंशन क्राइटेरिया कभी बंद करना है, कौन से टेक्निक यूज़ करेंगे हम लोग उसके बाद में जो टेस्ट किया आपने वो पास हुआ या फेल हुआ। देन टेस्ट एनवायरनमेंट, एंट्री एग्जिट क्राइटेरिया। सो मिनिमम ये लेवल अगर आपका इतना अगर डेवलपमेंट हो गया, देन ओनली हम लोग उसको टेस्टिंग के लिए अलाउ करेंगे। नेक्स्ट थिंग, एग्जिट क्राइटेरिया। एग्जिट क्राइटेरिया में क्या रहेगा, सपोज इफ आई से कि आपका जो सॉफ्टवेयर का एक स्पेसिफिक मॉड्यूल जब अगर हम लोग टेस्ट कर रहे हैं, सो वी डोंट फाइंड more than 5 errors per processes या पर सब प्रोसेस या फिर सब मॉड्यूल में। तो मतलब एक मिनिमम लेवल तक का अगर आपके सॉफ्टवेयर में अगर नंबर ऑफ एरर्स अगर मिनिमम हो गए, देन वी कैन से कि ओके, एग्जिट क्राइटेरिया जो है वो प्रॉपर हो गया। जैसे एंट्री क्राइटेरिया, हम लोग अगर बीएससी में एडमिशन लेते हैं, सो वी शुड हैव एन एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया कि ओके, आपका जूनियर कॉलेज में आईटी एक सब्जेक्ट होना चाहिए। देन इफ़ यू वांट टू टेक एडमिशन इन एक्स वाई जी कॉलेज, तो मिनिमम आपका इतना परसेंटेज होना चाहिए। देन वंस यू गेट द एडमिशन इन डिग्री कॉलेज, देन उसके बाद एग्जिट क्राइटेरिया रहेगा। एग्जिट क्राइटेरिया मतलब देर आर फ्यू कंडीशन ऑन विच यू विल बी गेटिंग अ डिग्री, और वो डिग्री में हम लोग बोलेंगे कि ओके, मिनिमम इफ स्टूडेंट इज गेटिंग दिस मच परसेंट एंड मैक्सिमम आपका 100% है। सो उसके बीच में अगर कहीं पे अगर है 35 to 100 के बीच में, देन ओनली देयर दैट स्टूडेंट इज बेसिकली एलिजिबल टू गेट द डिग्री। लेकिन उसमें भी हम लोगों ने बोला है कि अगर मिनिमम आपका ए ग्रेड है एज पर द कंपनी स्टैंडर्ड, if you have minimum A grade or O grade, then only the companies will accept you. So again, that is something different. देन स्टाफ ट्रेनिंग शेड्यूल, ये सब बेसिक पॉइंट्स है। सो ये हम लोगों ने ऑलरेडी डिस्कस किया है, वही वाला पॉइंट्स है। टेस्टिंग मेथडोलॉजी और अप्रोच। सो यहाँ पे अब क्या आएगा, डिफरेंट मेथड्स और डिफरेंट अप्रोचेस जो है वो हम लोग यहाँ पे फॉलो करेंगे फॉर आर सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन। सॉफ्टवेयर टेस्टिंग मेथडोलॉजी encompass everything from unit टेस्ट, दैट इज इंडिविजुअल मॉड्यूल आप जो टेस्ट करेंगे, इंटीग्रेशन आएगा, सिस्टम टेस्ट आएगा, सब कुछ आ जाएगा इसमें। Software application get over more complex and intertwined with the large number of different platforms and devices. तो आपका जो टेस्टिंग होगा वो भी ये लार्ज नंबर ऑफ प्लेटफॉर्म्स जहाँ पे आपका सॉफ्टवेयर वर्कआउट करने वाला है, वहाँ पे भी हम लोग टेस्ट करेंगे। दैट्स सिंपल। एटीट्यूड टुवर्ड्स टेस्टिंग, क्या बोला है देखो, कॉमन पीपल इशू एंड पीपल चैलेंजेस इन सॉफ्टवेयर टेस्टिंग। अब यहाँ पे बेसिकली क्या बोला है, इफ समटाइम्स वी डोंट टेक टेस्टिंग वेरी सीरियसली, तो आपको देन नाम के लिए आपको टेस्ट करना है, या फिर हम लोगों ने ज़्यादा वेटेज नहीं दिया है क्योंकि टेस्टिंग है। अभी वी कैन से कि आपको अपना डेवलपमेंट में और डिज़ाइनिंग में जो भी एक्स्ट्रा टाइम इन्वेस्ट हुआ है इन योर प्रोजेक्ट, अब वो टाइम आपको बचाना है।
तो वो टाइम पे समटाइम्स पीपल व्हाट दे डू, दे बेसिकली ट्राई टू अवॉइड और दे ट्राई टू कट द टेस्टिंग टाइम और टेस्टिंग बजट, बिकॉज आपका सॉफ्टवेयर बन गया, व्हाट यूजर वांट और डेवलप सॉफ्टवेयर। तो अब बहुत बार ये प्रॉब्लम भी होता है कि हम लोगों ने टेस्टिंग को लाइटली लिया, टेस्टिंग को हम लोगों ने कंप्लीट नहीं किया, एज इट इज क्लाइंट साइड पे भेज दिया, देन हम लोग बोलेंगे कि मेंटेनेंस में हम लोग देख लेंगे अभी। सो मेन मेन चीज़ क्या हुआ, टेस्टिंग हम लोगों ने कंप्लीट नहीं किया, ऑन टाइम डिलीवरी देना था। तो अभी क्लाइंट को थोड़ी पता चलेगा कि आपने टेस्टिंग कंप्लीट किया है कि नहीं। क्लाइंट को क्या दिख रहा है, क्लाइंट को इट्स ओनली विजिबल टू क्लाइंट कि ओके मैंने ये वाले फंक्शंस, ये वाले फीचर्स बोले थे, दोज फीचर्स या दोज फंक्शंस आर डेवलप्ड हियर। दैट मीन्स माई सॉफ्टवेयर इज प्रॉपरली डेवलप्ड फ्रॉम द डेवलपर एंड। अब उन्होंने टेस्टिंग कितना परसेंट किया है ये हम लोग को पता नहीं चलेगा। एंड जो हम लोग के यूजर्स है वो नॉर्मली अपना इनपुट डाल के आउटपुट चेक करेंगे, है ना। मतलब आप देख लो कि हम लोगों ने यूनिट टेस्ट या इंटीग्रेशन टेस्ट, ऐसे मल्टीपल टेस्ट जो ज़्यादा टाइम लेने वाले थे वो हम लोगों ने कट शॉर्ट करके डायरेक्टली एक्सेप्टेंस लेवल पे लेके गए। अब नेक्स्ट हम लोग यहाँ पे क्या बोल रहे हैं, क्रॉस कल्चर डिफरेंस। Although corporate culture is fairly non-ethnic, where we are from impact or behavior and understanding. For example, यहाँ पे क्या बोला है, देखो, hi, how are you is a common greeting in US. It doesn't necessarily means they want to know exactly what you are feeling. However, when was new in US, I used to think I was just in a meeting with this person a moment ago. What would change in such a little time? So मतलब the way we greet someone, the way we ask someone, वो totally अलग होता है दूसरे comparison में। So उसी के हिसाब से अगर आप देखेंगे, also in some culture, talking less indicates quite contemplation, while in other it's simply meaning it's a boring or you have nothing to say. So यहाँ पे वही है, when you try to understand this small nuisances, you understand people better and can function in a better way। मतलब हम लोग वहाँ का कल्चर समझ रहे हैं, वहाँ के लोगों को क्या पसंद है ये देख रहे हैं हम लोग। अब यहाँ से हम लोग को क्या पता चलेगा कि कौन से कल्चर में क्या चीज़ें हैं, लोग वहाँ पे कैसे एक दूसरे को ग्रीट कर रहे हैं। जैसे आप देखो कि अगर इमोजीज हम लोग डाल रहे हैं, तो इमोजी जो हम लोग ऐड करते हैं, तो उसके लिए हम लोग को पता तो होना चाहिए कि यहाँ पे कौन से अलग लोग कौन से अलग वे में एक दूसरे को ग्रीट करते हैं। वी हैव डिफरेंट फेस्टिवल्स, और ये सेम फेस्टिवल आपको यूएस में या और कई कंट्री में नहीं मिलता, इंडिया में ही सर्टेन फेस्टिवल्स आपको मिलता है जो वर्ल्ड में और कहीं पे नहीं रहेंगे। एंड वर्ल्ड का कोई दूसरा कंट्री रहेगा, वहाँ पे जो फेस्टिवल है वो इंडिया में नहीं मिलेंगे। तो अगर हम लोगों का एप्लीकेशन अगर वहाँ पे वर्कआउट कर रहा है, जैसे आप देख लो कि हम लोग कोई एक चैटिंग एप्लीकेशन या फेसबुक जैसा कोई एक एप्लीकेशन अगर यूज़ कर रहे हैं, तो वो टाइम पे वहाँ पे आपको लोगों को ज़्यादा इंटरैक्टिव बनाने के लिए, लोग आपका एप्लीकेशन से एक दूसरे को ग्रीट करें, इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, वहाँ पे इमोजीज ऐड करते हैं। तो उसके लिए आपको पता तो होना चाहिए कि कौन सा फेस्टिवल है, हाउ पीपल ग्रीट ईच अदर। सो यहाँ पे आपको क्या बोला है, लैक ऑफ प्रॉपर कम्युनिकेशन राइट फ्रॉम स्टार्ट ऑफ द प्रोजेक्ट, इट इज इंपॉर्टेंट टू मेक द बिजनेस रिक्वायरमेंट एंड टेस्टिंग गोल्स क्लियर। क्योंकि आपके ये रिक्वायरमेंट्स हैं, तो उसके भी हिसाब से हम लोगों ने टेस्टिंग डॉक्यूमेंट्स बनाएंगे जिसमें हम लोग को पता चलेगा कितने फीचर्स टेस्ट करने हैं, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। सो यहाँ पे आपको क्या बोला है, एनी चेंज इन ऐप फीचर और रिक्वायरमेंट मस्ट बी अपडेटेड टू द, जो हम लोगों का ये क्वालिटी एनालिसिस वाला जो हम लोगों का टीम रहेगा उनको भी। और इससे क्या होगा, आपके आगे की जो डिफेक्ट्स है वो फिक्स करने में या वो फाइंड करने में आपको हेल्प होगा। तो एक क्लियर कम्युनिकेशन चैनल अगर होगा, तो वो आपके डेवलपमेंट और क्वालिटी एनालिसिस टीम दोनों को सिंक्रनाइज रखेगा, और उससे आपका सॉफ्टवेयर जो है वो बेटर वे में बिजनेस के गोल्स अचीव कर पाएगा। इट इज सिंपली लाइक दैट। ओके, रेजिंग अवेयरनेस और या रेजिंग मैनेजमेंट अवेयरनेस फॉर टेस्टिंग। ये जैसे मैंने आपको बोला कि बहुत बार क्या होता है कि डेवलपर ने जो घिस घिस के कंप्यूटर एकदम अभी वो ज़्यादा जब डेवलपर के यूज़ में नहीं है ना, वो कंप्यूटर्स हम लोग टेस्टर को देते हैं, बिकॉज उसको डेवलपमेंट नहीं करना। एंड डेवलपर के लिए वापस न्यू कंप्यूटर्स आएंगे। सो ये क्या हो गया,
कि हम लोग अवेयरनेस नहीं है टेस्टिंग के बारे में ज़्यादा। हम लोग ये सोचते हैं कि ओके चलो हम लोग का डिज़ाइनिंग डेवलपमेंट तक हो गया, मतलब हम लोग का प्रोजेक्ट हो गया। टेस्टिंग जो है वो नाम के लिए हम लोग बता रहे हैं कि क्लाइंट को दिखना चाहिए कि हाँ भाई टेस्ट करके हम लोगों ने सॉफ्टवेयर दिया है। तो बेसिक हम लोग टेम्पररी जितना टाइम मिलेगा उतने टाइम के लिए जितना हुआ उतना टेस्टिंग बता देंगे। सो यहाँ पे क्या बोला है कि मैनेजमेंट मतलब हायर लेवल पे जो लोग हैं उनको इम्पोर्टेंस पता होना चाहिए टेस्टिंग का। अब रिमेंबर बहुत बार मैनेजमेंट लेवल में जो लोग रहेंगे वो सारे टेक्निकल नहीं रहते हैं, तो उनको पता नहीं है। वो क्या करते हैं, कॉस्ट कटिंग करते हैं, अपना प्रॉफिट बचाने का ट्राई करते हैं, एंड एज अ रिजल्ट दे ट्राई टू कस्ट देयर कॉस्ट। तो अब मैं अपना कॉस्ट कटिंग जो है वो ना डिजाइनिंग में कर सकता हूँ बिकॉज उसके बेस पे डेवलपमेंट होना है, रिक्वायरमेंट में नहीं कर सकता हूँ बिकॉज वो अगर मिसप्लेस्ड रहेगा तो प्रोजेक्ट नहीं होगा, डेवलपमेंट में तो बिल्कुल नहीं कर सकता। तो बचा कौन सा, टेस्टिंग बचा। सो बेसिकली टू इम्प्रूव द प्रॉफिट and to deliver the product on time, mainly the management will try to cut short the testing time या टेस्टिंग लेवल्स। सो क्या होगा कि जैसे मैं आपको बोला है कि छोड़ भाई यूनिट टेस्ट छोड़, डायरेक्ट इंटीग्रेशन पे जाता है या फिर डायरेक्ट विल गो टू सिस्टम टेस्ट। सो वहाँ पे भी सारे मॉड्यूल टेस्ट होने ही है। सो लेट्स डायरेक्टली स्विच टू सिस्टम टेस्ट और फाइनली क्लाइंट को उठा के दे दो फॉर एक्सेप्टेंस, खत्म। सो क्या हो गया, जहाँ पे हम लोग के अलग अलग टेस्टिंग लेवल्स थे उसके जगह पे डायरेक्टली वी हैव कट शॉर्ट 2 स्टेप्स। और वो 2 स्टेप्स से मिनिमम आपका 10 डेज बच गया। 10 डेज का आपका जो एम्प्लॉयज़ को सैलरी देना था सपोज, या वो सब टाइम बच गया आपका। आपका वो प्रोजेक्ट में उतना इन्वेस्टमेंट जो है वो बच गया, तो आपका प्रॉफिट इंक्रीज हो गया। ये सारे पॉइंट्स हम लोग कंसिडर कर सकते हैं। सो यहाँ पे क्या बोला है कि बहुत बार टेस्टिंग के लिए जो हम लोग को फंड्स रिक्वायर्ड है वो हम लोग यहाँ पे प्रोवाइड नहीं करते। एंड विदाउट एडिक्वेट फंडिंग टेस्टिंग के लिए सॉफ्टवेयर क्वालिटी जो है वो सफ़र करता है कहीं ना कहीं। कैसे सफ़र कर रहा है, कट शॉर्ट किया हम लोगों ने टेस्टिंग स्टेप्स, शॉर्टकट ले लिया, बराबर है ना। Quality, it helps to increase the quality of product. Quality of product is important for customer. सो कस्टमर को पता नहीं है कि आपने मेहनत कितना किया, आपने कितना कॉम्प्लेक्स कोडिंग किया है, कितना कॉम्प्लेक्स कोई एक टेक्नोलॉजी हम लोगों ने यूज किया है ना। दे आर नॉट एट ऑल अवेयर अबाउट दिस। तो यहाँ पे क्या बोला है, फॉर क्वालिटी कस्टमर विल श्योरली पे मोर मनी। इवन मोर इम्पॉर्टेंट is that with selling high quality product you build a strong reputation, brand image. So अब यहाँ पे क्या है कि मार्केट में कोई एक स्पेसिफिक टाइप के जो सॉफ्टवेयर है वो और कोई नहीं बना सकता है, और वो सॉफ्टवेयर सिर्फ मैं ही बना रहा हूँ। तो इससे बेनिफिट क्या हो गया कि कोई एक बहुत स्पेसिफिक टाइप के स्पेशलाइज टाइप के सॉफ्टवेयर में मार्केट में बना के दे रहा हूँ, और वो भी बहुत अच्छे क्वालिटी के साथ में। सो दैट इज माय रेपुटेशन। अब ये रेपुटेशन अगर मैं क्वालिटी पे कट शॉर्ट करता हूँ, टेस्टिंग पे कट शॉर्ट कर रहा हूँ, तो मेरा जो रेपुटेशन मार्केट में बचा बना हुआ है वो धीरे धीरे क्या होगा, कम होते जाएगा। एंड कोई जो मेरा कॉम्पिटिटर है, दैट कॉम्पिटिटर विल टेक ओवर। नाउ सेटिस्फाइड कस्टमर, सेंटर ऑफ एवरी बिजनेस इज हैप्पी कस्टमर, ये सबसे इंपॉर्टेंट है। बेसिकली कोई भी बिजनेस रहेगा उसमें एट दी एंड अगर आपका क्लाइंट या कस्टमर अगर रिव्यूज अच्छे दे रहा है, या फिर अगर उसको लग रहा है कि हाँ आपने बहुत एक अच्छा सॉफ्टवेयर बनाया, सो डेफिनेटली हिल ब्रिंग एटलीस्ट मोर 2 more कस्टमर्स टू यू। बिकॉज कोई ना कोई उसके बिजनेस वाले जो सिमिलर टाइप का सॉफ्टवेयर एक्सपेक्ट करता है वो आएंगे आपके पास। सो व्हेन सेलिंग समथिंग यू आर अवेयर दैट एवरीथिंग डज नॉट एंड देयर, क्योंकि मेंटेनेंस चलेगा उसके बाद वापस जब कस्टमर यूज करेगा, आप बैक एंड सपोर्ट कैसा देते हैं, ये सारे चीजें जो है वो मार्केट में इम्पैक्ट करते हैं। नेक्स्ट थिंग, द क्लाइंट कैन आस्क फॉर रिफंड इफ द प्रोडक्ट डज नॉट मैच विद हिज रिक्वायरमेंट। इफ द प्रोडक्ट इज नॉट रिलायबल, फेलियर्स बहुत ज़्यादा आ रहे हैं, परफॉर्मेंस प्रॉपर नहीं है, बार बार हैंग हो रहा है, रिकवर नहीं कर पा रहा है, सो आपको क्या करना पड़ेगा। अभी ये सारे प्रॉब्लम्स आपने टेस्टिंग में नहीं देखे, तो अभी यू सपोज टू इन्वेस्ट मोर मनी टू फिक्स समथिंग और रिप्लेस इट। देन you realize that it would be best that the quality was controlled from the start.
है ना। सो बाद में आपका ज़्यादा इन्वेस्टमेंट हो जाए, पहले जो आपने पैसा बचा लिया उससे बेटर है कि आप समझो, और स्टार्टिंग से ही हम लोगों ने जो अर्ली टेस्टिंग समझा था कि जब से रिक्वायरमेंट गैदरिंग होगा तब से ही हम लोग हर एक चीज़ों को वेरीफाई करते जाएंगे, दैट इज द बेटर वन। So the conclusion is that pay off to produce a high quality product from the start itself. So कहीं पे भी क्वालिटी पे कॉम्प्रोमाइज नहीं करेंगे। Only when you do the software testing right, you can guarantee that your product is valuable and reliable. Bringing profit, क्या बोला है? Speaking of profit, testing phase is the part of it. A good product needs less promotion because people will recommend it one to another. जैसे मैंने बोला, सो वर्ड ऑफ माउथ जो है ये आप प्ले करेंगे आपके लिए, एंड दैट्स गोइंग टू बी एडवर्टाइजमेंट टूल। जितना आपका सॉफ्टवेयर प्रॉपर होगा या जितना आपने बेटर बना के एक जन को दिया है, देन ही विल एडवर्टाइज द सेम टू अदर्स। Now, offering a rigorously tested and quality check product means having a respect for your client, and that will help in retaining old customer and gaining the new one. सो बेसिक वही है ना, यहाँ पे वही बोला आपको, नॉट ओनली विद द टेस्टिंग फेज ब्रिंग्स प्रॉफिट बट इट ऑल्सो कट डाउन एग्जिस्टिंग एक्सपेंसेस इन अ लॉन्ग टर्म, एंड इट विल ऑल्सो सेव मनी बिकॉज सेलिंग अ सॉफ्टवेयर डज नॉट नीड कॉन्स्टेंट फिक्सिंग द प्रॉब्लम्स। अगर आपने स्टार्टिंग से क्वालिटी कंट्रोल किया हुआ है तो आपको बार बार कहीं ना कोई प्रॉब्लम फिक्स करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ये ऑटोमेटिक हो गया है। So it is often seen that compromising on quality ends up with having to spend more money than planned one. ये कभी कभी होता है, हर बार नहीं होता है। आपने स्टार्टिंग से अगर क्वालिटी मेजर किया है तो आपने जितना अज्यूम किया है उतने में ही आपका प्रोडक्ट का टेस्टिंग वेस्टिंग सारी चीज़ें जो है वो कंप्लीट हो जाएंगे आराम से। सो यहाँ पे क्या बोला, इट इज ऑफन सीन दैट compromising on quality ends up with having to spend more money than planned. And secondly, benefits of software is that it allows removing error bugs before the product is shipped to market. और उसके बाद में जो क्लाइंट जो अननेसेसरीली एक्सपेंस आपके जो जाएंगे, या आपको वापस कहीं ना कहीं जो ऑटोमेटेड टेस्टिंग सोल्यूशंस अप्लाई करने पड़ेंगे, ये सारी चीज़ें जो है इसका कॉस्ट जो है वो कहीं ना कहीं कम हो जाता है ना। यूज़र एक्सपीरियंस इज सिग्निफिकेंट फैक्टर, जहाँ पे आप मार्केट में कैसे वे में प्रोवाइड कर रहे हैं। सॉफ्टवेयर जितना इजी टू यूज़ रहेगा, जितना यूज़र फ्रेंडली रहेगा, बराबर है, उतना आपका यूज़र एक्सपीरियंस जो है वो इंक्रीज होते जाएगा। और वो जितना इंक्रीज होते जाएगा उतना आप देख लो कि एक सेटिस्फेक्शन लेवल जो है यूज़र का वो बढ़ते जाएगा। अब बहुत बार ऐसा होगा कि आपका सॉफ्टवेयर जो है वो बहुत यूज़र फ्रेंडली है, बहुत इजीली कोई उसको यूज़ कर पाएगा वैसा है, तो वो टाइम पे अगर उसमें कोई बग या एरर भी रहेंगे ना तो क्लाइंट इतना ज़्यादा कंप्लेन नहीं करेगा। क्लाइंट को फ्रस्ट्रेशन ज़्यादा कब होता है, जब आपका सॉफ्टवेयर सबसे पहले तो डिफ़िकल्ट है यूज़ करने में, कौन से फंक्शन कहाँ पे है उसको सिंपल ट्रेनिंग से हेल्प नहीं हो रहा है वो सॉफ्टवेयर यूज़ करने में, तो प्रॉब्लम स्टार्ट ही वहाँ से होता है कि क्लाइंट स्टार्ट्स फीलिंग कि ओके ये सॉफ्टवेयर डिफिकल्ट है। अगर उसके माइंड में ये पॉइंट अगर बैठ गया तो उसके बाद में आप कितना भी अच्छा सॉफ्टवेयर बनाओ, स्टिल इट वॉन्ट क्रिएट एनी डिफरेंस। स्टिल ही विल थिंक कि ओके दिस सॉफ्टवेयर इज डिफिकल्ट एंड माई ओल्डर सॉफ्टवेयर वॉज वे बेटर कंपेयर टू दिस वन। सो ये प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। सो यहाँ पे हम लोग क्या बोल रहे हैं, दैट एक्सपीरियंस विल मेक श्योर दैट द सॉफ्टवेयर इज डिजाइन इन अ वे दैट इज लॉजिकल एंड इंट्यूटिव। इफ यू वांट ग्रेट यूजर एक्सपीरियंस, सॉफ्टवेयर नीड्स टू बी बग फ्री, बराबर है, या एरर्स नहीं होने चाहिए, जिससे क्या होगा, क्लाइंट के अंदर वो डिससेटिस्फेक्शन नहीं आएगा। एंड उसके आगे क्या बोला है, एक बेटर प्रोफेशनल टेस्टिंग सर्विस सिलेक्ट करना इसके लिए बहुत ज़रूरी है। एंड वो जो आपका प्रोफेशनल टेस्टिंग टीम रहेगा वो ही बता सकता है कि आपका सॉफ्टवेयर का क्वालिटी कितना है। देन बिगेस्ट बेनिफिट इन सॉफ्टवेयर टेस्टिंग लीड्स टू बिजनेस ऑप्टिमाइजेशन। मतलब जितने आपके ज़्यादा कस्टमर्स सेटिस्फाइड रहेंगे उतने कस्टमर्स आपके साथ स्टार्ट से रहेंगे, और उसका मतलब है कि आपके वो जो सॉफ्टवेयर है जिस पे आपने स्टार्टिंग से क्वालिटी मेंटेन किया है उस पे प्रॉब्लम फिक्स करने में आपका कॉस्ट जो है वो मिनिमम जाएगा, है ना। कस्टमर सर्विस पे आपका कॉस्ट मिनिमम जाएगा क्योंकि आपके सॉफ्टवेयर में ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं आ रहा है, तो आपको बार बार
कोई एक कस्टमर को वापस मेंटेनेंस में ज़्यादा सर्विस नहीं देना पड़ रहा है। तो मेंटेनेंस के टाइम पे अगर क्लाइंट अगर कोई नया फंक्शन बोल रहा है ना, तो वही सिर्फ आपको डेवलप करना पड़ेगा। गेटिंग एग्जिस्टिंग फंक्शन में आप चेंजेस नहीं कर रहे, तो बेटर क्वालिटी, मोर रिलायबिलिटी, और जो मेंटेनेंस का टाइम है, मेंटेनेंस में जो आपका इन्वेस्टमेंट हो रहा था एक्स्ट्रा एरर या बग सॉल्व करने में, वो सब कुछ बच गया आपका। और उसके साथ में आपका रेपुटेशन इंप्रूव हो गया। ये सारे तो बेसिक पॉइंट्स है। अब कौन से स्किल्स जो है वो टेस्टर के लिए रिक्वायर्ड है। सबसे पहले तो बिजनेस क्या है वो उसको समझ में आना चाहिए, अंडरस्टैंडिंग द बिजनेस नीड्स, है ना। सो अगर उसको यही पता नहीं है, जैसे अगर मैं बोल रहा हूँ कि आई डोंट प्ले पबजी टाइप ऑफ गेम्स, तो अभी अगर पबजी टाइप का कोई गेम हम लोग बना रहे, या फिर मैं कोई ज़्यादा गेम्स ही नहीं खेल रहा हूँ, और अभी कोई एक गेमिंग सॉफ्टवेयर ही अगर हम लोग टेस्ट कर रहे हैं, सो अभी मुझे अगर बिजनेस पता ही नहीं है कि एग्जैक्टली बिजनेस है क्या, देन हाउ आई एम गोइंग टू टेस्ट इट। सो दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि आपको एग्जैक्टली पता हो कि क्या बिजनेस है, और उसके हिसाब से ही हम लोग टेस्टिंग अप्लाई करेंगे। तो अ ग्रेट सॉफ्टवेयर टेस्टर मस्ट अंडरस्टैंड अल्टीमेट गोल ऑफ द सिस्टम बीइंग बिल्ट फ्रॉम द बिजनेस एंड, है ना। उसको पता होना चाहिए कि एग्जैक्टली वाई वी आर डेवलपिंग इट, और उसको ऐसे सॉफ्टवेयर्स के बारे में नॉलेज होना चाहिए। फॉर एग्जांपल मैं बोल रहा हूँ कि ओके, अगर मैं बैंकिंग सॉफ्टवेयर की बात कर रहा हूँ, तो अगर कोई एक टेस्टर जो आपका बैंकिंग आपने बनाया हुआ बैंकिंग सॉफ्टवेयर जब टेस्ट करेगा, सो ही शुड हैव अ नॉलेज कि ओके आईसीआई बैंक का सॉफ्टवेयर ऐसा है, एचडीएफसी का ऐसा है, एसबीआई का ऐसा है, ये वे में फंक्शन करता है, कोटक बैंक का कुछ ऐसा सॉफ्टवेयर है, एक्सिस बैंक का ऐसा कुछ सॉफ्टवेयर है। सो जब उसने ऐसे अलग अलग सॉफ्टवेयर जब खुद से यूज़ किए रहेंगे, देखा रहेगा कि उसका परफॉर्मेंस कैसा है, उसका रिस्पॉन्स कैसा है, तभी तो उसको पता चलेगा कि अगर आपने भी बैंकिंग सॉफ्टवेयर बनाया है एक्स वाई जी कोई दूसरे बैंक के लिए, तो वो बैंक के बिजनेस नीड्स क्या रहेंगे। बिकॉज आपने बाकी बैंक के सॉफ्टवेयर देखे, तो उनके जो बिजनेस नीड्स है वही सिमिलर ये बैंक के भी बिजनेस नीड्स रहेंगे। नाउ आपने बाकी बैंक्स का जो सॉफ्टवेयर देखा, तो उसमें मोस्ट ऑफ फंक्शंस जो है वो यहाँ पे भी आपके कैरी फॉरवर्ड होंगे। हाँ, अलग वे में हम लोग प्रोवाइड करेंगे, लेकिन फंक्शंस रिमेन्स द सेम। लाइक अगर मैं आईसीआई बैंक का ऑनलाइन बैंकिंग एप्लीकेशन अगर यूज़ करता हूँ, दे विल प्रोवाइड मी आरटीजीएस, एनईएफटी, देन आपका पासबुक सर्विस है, क्रेडिट कार्ड सर्विस होगा, जहाँ पे मैं अगर वही सेम बैंक से अगर क्रेडिट कार्ड इशू करता हूँ, तो दैट विल बी लिंक्ड विथ माय अकाउंट। देन उसके साथ में वी कैन ओपन फ्यू अदर सम गवर्नमेंट साइड से जो सेविंग स्कीम्स रहते हैं, पीपीएफ अकाउंट्स एंड अदर थिंग्स, दिस ऑल आर लिंक्ड देयर। सो जैसे आप देखो कि अगर टैक्स बेनिफिट्स के लिए गवर्नमेंट इज प्रोवाइडेड अ वे जहाँ पे मैं अपने अकाउंट बैंक अकाउंट से डायरेक्टली आई कैन इन्वेस्ट समथिंग इन पीपीएफ अकाउंट, एंड दैट विल स्टे देयर फॉर 15 ईयर्स, और उसके बाद में वो 15 ईयर्स के बाद में विद इंटरेस्ट मुझे वापस मिल जाएगा। तो इसका मतलब क्या हुआ कि सारे बैंक्स जो है दे प्रोवाइड्स दिस टैक्स बेनिफिट फॉर देयर कस्टमर्स, जहाँ से मैं डायरेक्टली आई कैन इन्वेस्ट समथिंग, देन मैं एफडी बना सकता हूँ। तो अब अगर मैं एफडी ऑनलाइन बैंकिंग में, आप देखो कि स्टार्टिंग में आपको फिजिकली बैंक पे जाके वो स्लिप्स और सब भरना पड़ेगा, और मगजमारी होता था। इन टूडेज टाइम दैट इज नॉट द सिनारियो। सो मुझे एग्जैक्टली पता है कि ओके आई कैन क्रिएट एन एफडी फॉर 1 मंथ, फॉर 10 डेज, या फिर फॉर लाइक मिनिमम फॉर 10 डेज ऑल्सो आई कैन क्रिएट एन एफडी, और वो पैसा मैं बैंक के पास रखूंगा, एंड बैंक विल गिव सम इंटरेस्ट अमाउंट ऑन द सेम। सो ये मेरे पास बेनिफिट है आज के टाइम पे, मिनिमम 10,000 या ऐसा कुछ आई कैन ऐड दे। सो ये देखो, ये कोई दूसरा बैंक आपको प्रोवाइड कर रहा है, इन सच अ सिंपल वे दे प्रोवाइड यू सच फैसिलिटीज। तो वो आपको देखना है। तो अब जब अगर मैंने देखा है कि ओके कोटक बैंक मिनिमम मुझे 25,000 या 10,000 भी एफडी अमाउंट प्रोवाइड कर रहा है, जिसमें आई कैन कीप दैट अमाउंट फॉर 10 डेज और फॉर 20 डेज, और उसके अगेंस्ट दे गिव्स मी दिस मच इंटरेस्ट ऑन दैट एफडी। सो यहाँ पे क्या बोला है, द टेस्टर अगर उसको पता है कि व्हेन ही नोज एंड अंडरस्टैंड द बिजनेस,
या द बिगर पिक्चर कैन हेल्प एनालाइज द सिस्टम स्ट्रेंथ एंड वीकनेसेस एंड गो बियॉन्ड मोर टेस्टिंग ड्यूटी। सो जैसे अभी मैंने बोला कि जब अगर मैंने ऐसे अलग अलग बैंक के सॉफ्टवेयर अगर यूज़ किए तो तभी तो मुझे पता चलेगा ना कि बैंक्स नॉर्मली क्या क्या सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं, जो ये सारे सॉफ्टवेयर के ऊपर कॉमन रहेगा। एंड उसी के बेस के ऊपर मुझे पता चलेगा कि दिस बैंक शुड ऑल्सो प्रोवाइड दोज कॉमन फंक्शंस, एंड इन दैट सिंपल वे ओनली जो उनके राइवल्स प्रोवाइड कर रहे हैं। लाइक फॉर आई एम डेवलपिंग इन सॉफ्टवेयर, बैंकिंग सॉफ्टवेयर फॉर एक्सिस बैंक, तो आई कंपेयर दैट सॉफ्टवेयर, दैट वेरी स्पेसिफिक सॉफ्टवेयर विथ Kotak Bank, ICI, HDFC, SBI. These are the main most big rivals, let's suppose. तो उनका सॉफ्टवेयर जितना स्मूथ फंक्शन कर रहा है उतना उनका सॉफ्टवेयर जो कॉमन फंक्शनलिटी प्रोवाइड कर रहा है वो कॉमन फंक्शनलिटी मेरे पास भी होना चाहिए, एंड उतना ही स्मूथ वे में वर्क करना चाहिए। तो यहाँ पे वही है, अ ग्रेट सॉफ्टवेयर मस्ट बी एबल टू टेक अल्टीमेट कॉल ऑन सिस्टम्स एबिलिटी to go live. He must provide the business with competitively advantageous strategic input from testing perspective. Now, good communication skills. क्या बोला है देखो, a good software tester must definitely possess strong verbal and written communication skills. मतलब what I try to interpret, sorry, what I try to say and what developer will interpret, that's totally a different thing. So अगर मैंने जो कुछ बोला है वो अगर प्रॉपरली कम्युनिकेट नहीं हो पाया, कन्वे नहीं हो पाया, टेक्निकली अगर मैंने करेक्ट टर्म्स यूज नहीं किए, देन डेफिनेटली इट्स गोइंग टू बी, डेफिनेटली द इंटरप्रिटेशन ऑफ दैट विल बी डिफरेंट फॉर अ डेवलपर। सो इसके लिए हम लोग क्या बोल रहे हैं, अ स्ट्रॉन्ग वर्बल एंड रिटन कम्युनिकेशन स्किल्स आर मस्ट फॉर अ टेस्टर सो दैट वी कैन, ओके, नाउ इट डजेंट मीन्स कि हम लोगों को लाइक कम्युनिकेशन स्किल्स के ऊपर पीएचडी करना है, नो, नथिंग लाइक दैट। अब अगर मैं आपको सॉफ्टवेयर टेस्टिंग अगर हम लोग बात कर रहे हैं, सो वी नो अबाउट फ्यू थिंग्स कि ओके सॉफ्टवेयर में टेक्निकली क्या चीज़ को, क्या टर्म को क्या बोलेंगे, क्लास क्या होता है, फंक्शन क्या होता है, वेरिएबल क्या होता है, मॉड्यूल, सब मॉड्यूल, प्रोसेसेस, व्हाट वी मीन बाय ऑल दोज थिंग्स। सो अ रिटन कम्युनिकेशन स्किल, ये रिटर्न कम्युनिकेशन स्किल का मतलब है कि आपको बेसिक ये टेक्निकल वर्ड्स यूज करके अपना स्टेटमेंट बनाना आना चाहिए, जितना हम लोग अपने टीवाई एग्जाम में भी अगर करते हैं। ठीक है, वी डोंट नीड एनी इंग्लिश एक्सपर्ट जिसका ग्रामर में कहीं कोई मिस्टेक ना हो, वोकैबुलरी एकदम अच्छा हो, जो ढूंढ ढूंढ के कहीं से तो खोद खोद के कोई वर्ड्स निकाले, नथिंग लाइक दैट। ठीक है, ऐसा कुछ नहीं होगा। सो टेस्टर्स एबिलिटी टू कोलैबोरेट विद अदर प्रोग्रामर, test manager and customer must be impeccable. Now, being a good team player skills to get across their point to the other party without difficulty and knowing how to put across the defects all important personality, वही है knowing what to prioritize। अब ये बहुत ज़रूरी है, तो अब जो सॉफ्टवेयर टेस्टर है उसके पास पता होना चाहिए कि कौन से टेस्ट केसेस आपके, जैसे मैंने बोला ऑनलाइन बैंकिंग एप्लीकेशन हम लोग बना रहे, तो उसमें कौन से टेस्ट केस, कौन से फीचर्स सबसे पहले हम लोग टेस्ट करेंगे, बराबर है। तो मैं क्या देखूंगा कि ओके जो कॉमन फीचर्स है, अगर कोई भी ऑनलाइन बैंकिंग यूज करेगा तो हर कोई आके एफडी ओपन नहीं करेगा। सबसे पहले वो आके क्या करेंगे, सबसे पहले आके वो जो आपका फंड ट्रांसफर है, नए पेई ऐड करना है, अपना बैलेंस चेक करना है, और अगर क्रेडिट कार्ड यूज़ कर रहे हैं तो उसका डिटेल है। तो ये कुछ बेसिक फंक्शंस रहेंगे जो वो सबसे पहले यूज़ करेंगे। अब हर कोई आके जैसी ऑनलाइन बैंकिंग चालू करेगा, इज नॉट गोइंग टू वर्क विद एफडी और अदर फीचर्स, वो तो बात की बात है ना। तो ये आपके मेन प्राइमरी फीचर्स हो गए, एंड दिस शुड वर्क इन अ प्रॉपर मैनर। सो टेस्ट एनवायरनमेंट कौन सा रहेगा, रिक्वायरमेंट एंड टाइमलाइन, बराबर है। सो यहाँ पे क्या बोला है, डिपेंडिंग ऑन द फैक्टर टेस्टर मस्ट बी एबल टू इंटरप्रेट, ऑर्गेनाइज एंड प्रायोरिटाइज इज एक्टिविटी। सो आपने मुझे सारे टेस्ट केस दे दिए, सारे फीचर्स आपने मुझे बता दिए, लेकिन मेरे पास अभी खुद का एक्सपीरियंस है कि ऐसे जो भी अगर बैंकिंग एप्लीकेशन बनते हैं तो वो बैंकिंग एप्लीकेशन मेनली क्या पर्पस के लिए बनते हैं, कौन से फंक्शंस के ऊपर हम लोग ज़्यादा एम्फोसाइज करते हैं, कौन से फंक्शंस मेनली सारे बैंक के अंदर कॉमन है जो क्लाइंट्स या यूजर्स सबसे ज़्यादा यूज़ करते हैं।
तो आपको सबसे पहला फोकस उसी के ऊपर रखना है जो प्रॉपरली फंक्शन करने चाहिए, एंड एट सेम पॉइंट ऑफ टाइम ऐसे ही वे में फंक्शन करने चाहिए जैसे बाकी बैंक के सॉफ्टवेयर्स या उनके जो मोबाइल एप्लीकेशंस है वो बिहेव कर रहे हैं या वो वर्कआउट हो रहा है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आप देखो कि आपका ऑनलाइन बैंकिंग सर्विस कौन सबसे ज़्यादा या स्मूथली यूज़ करेगा। जो कोई ऑलरेडी कोई दूसरे बैंक का सॉफ्टवेयर भी यूज़ कर रहा है उसके लिए ये ज़्यादा कंफर्टेबल रहेगा। नए कस्टमर्स जब ज्वाइन होते हैं तो वो ज़्यादा कंफर्टेबल नहीं हो पाते, इट टेक्स टाइम फॉर देम। तो मोर फ्रिक्वेंटली कौन यूज़ करेंगे, जो ऑनलाइन बैंकिंग से ऑलरेडी कनेक्टेड है, जो उससे ज़्यादा वो उससे बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल है। अब देखो कि हम लोग अपने ग्रैंड पेरेंट्स को बहुत बार बोलते हैं दे अवॉइड सच थिंग्स, बराबर है। तो जो जो आपके ऑलरेडी यूजर्स जो कोई ना कोई दूसरे बैंकिंग सर्विसेज या सॉफ्टवेयर यूज़ कर रहे हैं वही सबसे ज़्यादा यूज़ करने वाले हैं, तो रिव्यूज़ भी वही देंगे। आपका सॉफ्टवेयर कितना स्मूथ है नहीं है वो उसको दूसरे बैंक के सॉफ्टवेयर से ही कंपेयर करेंगे। तो अगर आप कहीं पे क्वालिटी अगर कॉम्प्रोमाइज नहीं कर रहे हैं ना, तब ही आपका रेपुटेशन मार्केट में बना रहेगा। एंड कंटिन्यूअस लर्निंग, ये तो बहुत बेसिक सा कॉमन सा पॉइंट है कि आज अगर मैं टेस्ट कर रहा हूँ, आज मैंने कुछ सीखा, वो सेम मैं दूसरे आगे कैरी फॉरवर्ड करूँगा, वो मैं एक्सपीरियंस आगे लेके जाऊँगा, वही है। टेक्नोलॉजी टूल्स जो है हम लोग इंट्रोड्यूस करेंगे वो टेस्टर एंड यूज़र सबके लिए हेल्प करेगा। ग्रेट टेस्टर मस्ट कीप हिमसेल्फ अपडेटेड, लेटेस्ट टेक्नोलॉजी क्या है, टेस्टिंग फील्ड में नए कौन से ऑटोमेटेड टेस्टिंग टूल्स आ रहे हैं, वही है। नाउ consistent learning and schedule be a part of the every great software tester, basic है। ओके, टेस्टिंग थ्रू आउट द सॉफ्टवेयर लाइफ साइकिल, इसको हम लोग जैसे मैंने आपको क्या बताया इसको हम लोग क्या बोलेंगे, अर्ली टेस्टिंग सिनारियो। सो बस वही है, when testing team executes the test case they come across the situation where actual test result is different than the expected, and this variation is termed as defect। तो ये डिफेक्ट क्यों आया, बिकॉज आपने स्टार्टिंग से जो सॉफ्टवेयर है उस पर अर्ली टेस्ट अप्लाई नहीं किया। सो डिफेक्ट्स मस्ट बी आइडेंटिफाइड एज अर्ली एज पॉसिबल इन द सॉफ्टवेयर लाइफ साइकिल। सो उससे क्या होगा, जैसे मैंने आपको क्या बोला कि कोई एक डिफेक्ट अगर आप रिक्वायरमेंट फेज पे आइडेंटिफाई करते हैं तो इट टेक्स 10 रुपीज ओनली टू सॉल्व दैट डिफेक्ट, एंड वही डिफेक्ट अगर आपका डिजाइनिंग फेज पे अगर डिटेक्ट होगा देन इट विल कॉस्ट यू 100 रुपीज, और वही अगर डेवलपमेंट फेज पे आइडेंटिफाई होगा देन इट विल कॉस्ट यू 1000 रुपीज। क्यों, बिकॉज आपने रिक्वायरमेंट गैदरिंग पे आपका इन्वेस्टमेंट हुआ, वो रॉन्ग रिक्वायरमेंट पे आपके डिजाइनिंग जो बना डिजाइन जो बनाया आपने उसके ऊपर इन्वेस्टमेंट हुआ, और ये सब के साथ में आपने जो डेवलपमेंट किया तो उसके ऊपर आपका इन्वेस्टमेंट हुआ। सो इट मीन्स कि जो चीज़ आपका 10 रुपीज में हो सकता था उसके लिए नाउ वी आर पेइंग 1000। सो वही है, डिफेक्ट्स जितने जल्दी आइडेंटिफाई होंगे उतना आपका उसको फिक्स करने का जो कॉस्ट है वो कम होगा। ठीक है, सो यहाँ पे आपको क्या बोला है, आपको बेस्ट अप्रोचेस फॉलो करने हैं टू एलिमिनेट द डिफेक्ट, बराबर है। एंड वाइल दैट वुड बी आइडियल द वर्चुअली इज इट इज़ इम्पॉसिबल टू डेवलप 100% बग फ्री सिस्टम, ये पॉसिबल नहीं है। हाँ, आप देखो कोई सॉफ्टवेयर परफेक्ट नहीं होता है, कोई सॉफ्टवेयर 100% टेस्टेड नहीं होता है, हर किसी में कहीं ना कोई आपको प्रॉब्लम एरर या बग्स मिलेंगे ही। इट इज़ जस्ट अ केस कि हम लोग सर्टन बग्स जो आपके सॉफ्टवेयर के परफॉर्मेंस हैम्पर नहीं करने वाले हैं या क्लाइंट को कहीं भी डिस्टर्ब नहीं करेंगे उसको हम लोग छोड़ देंगे ऐसे ही। और जो क्लाइंट का परफॉर्मेंस इम्पैक्ट करेंगे, आपका सॉफ्टवेयर को बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट कर सकते हैं, उसको हम लोग सॉल्व करते हैं। So defects prevention should be considered as a critical activity. It begins with studying already found defects and finding the risk area. तो मतलब आपको पता है कि ऐसा बैंकिंग सॉफ्टवेयर अगर दूसरे कोई बैंक ने बनाया है तो उनको कहाँ कहाँ पे प्रॉब्लम आए थे, या आपने अगर बनाया तो आपको कहाँ कहाँ पे प्रॉब्लम आया था, उसको स्टडी करो, और रिस्क एरिया कौन सा है वो सबसे पहले समझो, है ना। तो और सबसे ज़्यादा डिफेक्ट्स आपको कहाँ पे मिल सकते हैं, जो फंक्शन क्लाइंट सबसे ज़्यादा यूज़ करने वाला है ना वहाँ पे ही सबसे ज़्यादा डिफेक्ट्स मिलने के चांसेस भी होता है। तो गो एंड टेस्ट दोज फंक्शंस फर्स्ट ऑफ ऑल। तो वो अगर प्रॉपर वर्क कर रहे हैं मतलब ये
आपका जो डिफेक्ट्स है वो आपने वहां से ही ढूंढना चालू किया, वहां पे डिफेक्ट्स कम है, मतलब अभी आपको सॉल्व करने के लिए जो नंबर ऑफ डिफेक्ट्स है वो भी लिमिट है. Getting the critical risk defined allow people to know the types of defects that are most likely to occur, the ones that can have the greatest system impact. और उसको आप बचा सकते हैं, जो आपके सॉफ्टवेयर को या सिस्टम को बाद में फेल कर सकते थे, वैसे आपने सबसे पहले फाइंड कर दिए. सो जितने भी आपको डिफेक्ट्स मिले हैं, उसके बाद क्या होगा, टेस्टिंग टीम शुड गो बैक टू चेक द प्रोसेस इम्प्लीमेंट थ्रू आउट द लाइफ साइकिल टू अंडरस्टैंड व्हाट ओरिजिनेटेड द डिफेक्ट. मतलब आपका कहाँ पे मिस्टेक हुआ, रिक्वायरमेंट गैदरिंग में मिस्टेक हुआ, डिज़ाइनिंग में मिस्टेक हुआ, या फिर ये दो प्रॉपर थे डेवलपमेंट में मिस्टेक हुआ जिसकी वजह से ये डिफेक्ट आया. ये हम लोग उसका रूट कॉज फाइंड करेंगे. और ये हम लोग का एक्सपीरियंस हो गया कि नेक्स्ट टाइम हम लोग ये याद रखेंगे कि अगर हम लोगों ने डिज़ाइनिंग में ये स्टेप्स अगर प्रॉपर फॉलो नहीं किए थे, यहाँ पे ये मिस्टेक किया था, उसकी वजह से फाइनली जब अगर हम लोग क्लाइंट एंड पे सॉफ्टवेयर डिप्लॉय करने जा रहे थे तो उसमें ये एक्सवाइजी टाइप के प्रॉब्लम आ गए आपके. ओके, नेक्स्ट अभी अभी आपको क्या बोला है, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट मॉडल में फर्स्ट कौन सा है, वी मॉडल या वीवी मॉडल. बहुत सिंपल है, हम लोगों ने ऑलरेडी पढ़ा हुआ है. सो यहाँ पे टेस्टिंग साथ में कैसे कैसे चलते जाएंगे. यूज़र रिक्वायरमेंट जो यूज़र ने स्टार्टिंग में दिया है वो ही फाइनल सॉफ्टवेयर जो बनेगा उस पर अगर ये मैच होंगे तो ही यूज़र आपका सॉफ्टवेयर को एक्सेप्ट करेगा. दैट इज़ व्हाट वी मीन बाय एक्सेप्टेंस टेस्ट. बराबर है. यूज़र ने जो 100 रिक्वायरमेंट दिए थे वो 100 के 100 फंक्शन अगर यहाँ पे यूजर उसको यूज कर पा रहा है तो ये एक्सेप्टेंस टेस्ट क्लियर होगा. यूजर रिक्वायरमेंट के बेस के ऊपर आपका सिस्टम स्पेसिफिकेशन हम लोगों ने बनाया, मतलब आपका ये टाइप का सॉफ्टवेयर बनेगा, ये ऑपरेटिंग सिस्टम पे काम करेगा, है ना. ये सारे फंक्शन साथ में काम करेंगे, मोबाइल से हम लोग अपडेट देंगे, लैपटॉप से हम लोग अपडेट देंगे, और सेम डेटा जो है वो कहीं पे क्लाउड पे जाएगा. ये आपका एक्चुअल सिस्टम था. तो उसी के बेस के ऊपर आपका क्या होगा, सिस्टम टेस्ट होगा. बराबर है. ये सारे एस्पेक्ट्स हम लोग यहाँ पे वेरीफाई करेंगे. देन हाई लेवल डिज़ाइन आपके बनेंगे. सो हाई लेवल डिज़ाइन में हम लोग क्या करेंगे, मॉड्यूल डिवीजन करेंगे, क्योंकि ये मॉड्यूल इससे कनेक्ट होगा, ये मॉड्यूल इससे कनेक्ट होगा, ये मॉड्यूल यहाँ पे डेटा पास करेगा, इसका इनपुट इज एन आउटपुट फॉर मॉड्यूल 3 एंड मॉड्यूल 3 का आउटपुट इज एन इनपुट फॉर मॉड्यूल 4, समथिंग लाइक दैट. सो वही सेम चीज़ आपने क्या करेंगे, मॉड्यूल बाय मॉड्यूल जो डिवीजन किया है उसको एक साथ अगर हम लोग कनेक्ट करते हैं तो वो सेम वे में वर्कआउट हो पाते हैं कि नहीं. फॉर दैट रीजन वी डू इंटीग्रेशन टेस्टिंग. लो लेवल डिज़ाइन मतलब आपका सॉफ्टवेयर के कौन से छोटे छोटे पार्ट रहेंगे, डिवीजन रहेंगे, वो हम लोग यहाँ पे बताएंगे, और उसी को आप टेस्ट करेंगे तो उसको क्या बोलेंगे, यूनिट टेस्ट. बस. तो यहाँ पे आपने रिक्वायरमेंट गैदर किया, सॉफ्टवेयर स्पेसिफिकेशन, हाई लेवल डिज़ाइन बनाए, देन उसके अंदर वापस और डिटेल डिज़ाइन बनाए, और बाद में उसके बेस के ऊपर कोडिंग किया. और उसके बाद क्या होगा, जो आपने छोटा सा पार्ट डिवाइड किया था, डिफाइन किया था लो लेवल डिज़ाइन में, उसके लिए मैं यूनिट टेस्ट अप्लाई करूंगा. यूनिट टेस्ट हो गया तो आपने जो एक मॉड्यूल बनाया उसको दूसरे मॉड्यूल के साथ कनेक्ट करूंगा, तो वो हाई लेवल डिज़ाइन में वही आएगा ना, मॉड्यूल डिवीजन, और एक मॉड्यूल दूसरे मॉड्यूल से कैसे कनेक्ट होगा, तो वही हम लोग यहाँ पे इंटीग्रेशन टेस्ट से चेक करेंगे. देन सारे मॉड्यूल्स हम लोग साथ में लेके आएंगे तो वो हर एक सिस्टम पे कैसे वर्कआउट हो रहा है वो देखेंगे हम लोग. तो सॉफ्टवेयर स्पेसिफिकेशंस जो दिए थे उसके हिसाब से सिस्टम टेस्ट करेक्ट हो रहा है कि नहीं, और लास्ट में यूजर रिक्वायरमेंट्स मैच होता है कि नहीं एक्सेप्टेंस टेस्ट के साथ. दिस इज द वी मॉडल या वीवी मॉडल, वेरिफिकेशन एंड वैलिडेशन. बराबर है. तो एक जो पार्ट है ये आपका यहाँ पे देखो आपको क्या बोला है, वी मॉडल नोन एज वैलिडेशन एंड वेरिफिकेशन. बराबर है. और इसमें आपको क्या बोला है, द डिफेक्ट्स वर फाउंड टू लेट एज द टेस्टिंग वाज नॉट इन्वॉल्व अंटिल द एंड ऑफ द प्रोजेक्ट. सो यहाँ पे आपको वही बोला है कि यहाँ पे क्या है ना, कि आपको प्रॉब्लम क्या होगा कि ये सारे चीज़ें आपके हो गए. दिस इज द वैलिडेशन पार्ट. हाँ, ये वाला वैलिडेशन पार्ट है. ये साइड का जो वी का ये वाला जो लाइन है दिस इज वैलिडेशन, और ये टेस्टिंग वाले जो है ये वेरिफिकेशन पार्ट में आता है. अब हम लोग क्या बोल रहे हैं कि आपने यूज़र रिक्वायरमेंट किया, सॉफ्टवेयर स्पेसिफिकेशन किया, हाई लेवल डिज़ाइन किए, लो लेवल डिज़ाइन किया, और बाद में आप कोडिंग पे आ रहे हैं. और ये कोडिंग होने के बाद में ही आपके टेस्टिंग चालू हो रहे हैं. सो दैट इज़ द मेन प्रॉब्लम कि डिफेक्ट्स जो है वो बहुत लेट मिलेंगे, बिकॉज टेस्टिंग वॉज नॉट इन्वॉल्व अंटिल द एंड ऑफ द प्रोजेक्ट. मतलब जब तक कोडिंग नहीं हो रहा है तब तक टेस्टिंग ही नहीं हो रहा है.
सो यहाँ पे क्या बोला है, वी मॉडल प्रोवाइड्स अ गाइडलाइन दैट टेस्टिंग शुड बिगिन एज अर्ली एज पॉसिबल इन द लाइफ साइकिल। तो अर्ली टेस्टिंग में हम लोग क्या करेंगे, अर्ली टेस्टिंग में हम लोग यहाँ पे वेरीफाई करते जाएंगे कि अगर यूजर रिक्वायरमेंट्स अगर एक्सेप्टेंस टेस्ट के साथ अगर मैच करेगा तो ये एक्सेप्टेंस टेस्ट क्लियर होगा। तो यूजर उसको एक्सेप्ट कैसे करेगा, तो यूजर रिक्वायरमेंट जब अगर आपके कंप्लीट हो जाएंगे डेवलप करके, तो आप क्लाइंट साइड से कोई एक पर्सन को बुलाओ और उसके साथ वेरीफाई कर लो कि भाई देखो हम लोगों ने आपने जो रिक्वायरमेंट दिए थे उसके हिसाब से ये वाले यूजर रिक्वायरमेंट हम लोगों ने फेच आउट करके रखे, सो दैट जब फ्यूचर में आप सॉफ्टवेयर बना के उसको दोगे ना तो एक्सेप्टेंस टेस्ट क्लियर करने के चांसेस जो है वो बढ़ गए। सॉफ्टवेयर स्पेसिफिकेशन क्लियरली अगर हम लोगों ने दिया रहेगा तो हम लोग को पता रहेगा कि एग्जैक्टली आपके सिस्टम में क्या क्या पॉइंट्स आएंगे, वो कौन से ऑपरेटिंग सिस्टम पे काम करेगा, क्लाउड के साथ कैसे कनेक्टेड रहेगा, मोबाइल के साथ वर्कआउट होगा कि नहीं। तो उसके बेस के ऊपर आपको पता चलेगा सिस्टम टेस्ट कैसे होगा। आपने क्लाइंट रिक्वायरमेंट एंड सिस्टम स्पेसिफिकेशन अगर प्रॉपरली समझे है तो आपका मॉड्यूल डिवीजन जो है वो करेक्ट हो पाएगा। तो अगर मॉड्यूल डिवीजन अगर करेक्ट आपने किया है तो उसके बेस के ऊपर हाई लेवल डिजाइंस, मॉड्यूल बाय मॉड्यूल डिजाइंस जो आप बनाएंगे वो आपके करेक्ट रहेंगे। तो आपको पता चल पाएगा कि इंटीग्रेशन टेस्टिंग में क्या पॉइंट्स फॉलो करने हैं, कौन से मॉड्यूल एक दूसरे के साथ इंटीग्रेट होंगे, फर्स्ट कौन सा आएगा, सेकेंड कौन सा आएगा, थर्ड कौन सा आएगा, इसका क्लियर पार्ट पता रहेगा। चलो इंटीग्रेशन टेस्टिंग अभी नहीं होगा, वो डेवलपमेंट के बाद होगा, लेकिन हम लोग यहाँ पे अर्ली टेस्ट में वेरीफाई कर पाएंगे कि हाँ आपने हाई लेवल टेस्ट जो है वो प्रॉपर किए हुए। सेम वे लो लेवल डिजाइंस, सो मतलब यहाँ पे हम लोग वैलिडेट करते जाएंगे। That is very important. So defects were found too late as the testing was not involved until the end of the project. लेकिन V model क्या है, V model provides a guideline that the testing should begin as early as possible in the life cycle। और ये आपके टेस्टिंग प्रिंसिपल के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। सो देर आर मेनी एक्टिविटी रिलेटेड टू टेस्टिंग दैट कैन बी परफॉर्म बिफोर द कंप्लीशन ऑफ कोडिंग फेज। तो वो टाइम पे हम लोग क्या करेंगे, हम लोग वेरीफाई करते जाएंगे। जैसे यहाँ पे ये आपको जो लाइन दिया हुआ है वो उसी के लिए है, अर्ली टेस्ट आपका मैच करते जाओ। आप यहाँ पे देखेंगे कि ओके यूज़र रिक्वायरमेंट बनाने का मेन रीज़न मेरे पास क्या है, एक्सेप्टेंस टेस्ट क्लियर होना चाहिए। सॉफ्टवेयर स्पेसिफिकेशन का मेन मेरा एंड रिजल्ट क्या है, आपका सिस्टम टेस्ट प्रॉपर होना चाहिए। सो यहाँ पे क्या बोला है, starting testing early we will be able to find defect and resolve them early as well। so इसके लिए हम लोग क्या वर्ड यूज करते हैं, अर्ली टेस्टिंग। सो फेजेस ऑफ वी मॉडल, अब ये मैं आपको नहीं बता रहा हूँ, ये हम लोग को ऑलरेडी पता है। तो फेजेस ऑफ वी मॉडल आपको यहाँ पे दिया है। वी मॉडल रिक्वायरमेंट वाज गैदर्ड, और वो सेम प्रोजेक्ट के लिए वो है, वो देखेंगे। हाई लेवल डिजाइन है, जहाँ पे हाई लेवल डिजाइन में क्या रहेगा, सॉफ्टवेयर आर्किटेक्चर इज क्रिएटेड एंड द मॉड्यूल्स। देखो यहाँ पे क्या बोला है, मॉड्यूल एंड द रिलेशन एंड डिपेंडेंसी, मतलब कौन सा मॉड्यूल किसके ऊपर डिपेंड करता है ये हम लोग यहाँ पे मेंशन कर देंगे, है ना। डेटाबेस टेबल का डायग्राम्स आपके पास, टेबल्स आपके पास रहेंगे, टेक्नोलॉजी डिटेल्स रहेंगे। और उसके बाद हम लोगों को एग्जैक्टली पता चलेगा, इंटीग्रेशन टेस्ट प्लान हम लोगों का बन पाएगा, जिसमें हम लोग को पता चलेगा कौन सा मॉड्यूल किसके साथ कौन से ऑर्डर में इंटीग्रेट होगा, कनेक्ट होगा। गेटिंग। देन लो लेवल डिजाइन रहेंगे, छोटे छोटे जो पार्ट आपके बनेंगे, तो उससे क्या होगा, आपको हेल्प होगा यूनिट टेस्ट फाइनलाइज करने के लिए। एंड ये तो कोडिंग ही है। देन नेक्स्ट कम्स प्रोटोटाइपिंग मॉडल। सो अब यहाँ पे क्या बोला है, इट रिफर्स टू द एक्टिविटी। प्रोटोटाइप क्या होता है, हम लोग को सबको पता है, एक डमी मॉडल ऑफ योर एक्चुअल सॉफ्टवेयर। सो यहाँ पे क्या बोला है, इट रिफर्स टू द एक्टिविटी ऑफ क्रिएटिंग अ प्रोटोटाइप ऑफ अ सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन। फॉर एग्जाम्पल, इनकम्प्लीट वर्जन ऑफ द सॉफ्टवेयर प्रोग्राम बीइंग डेवलप्ड, है ना। डमी बनाएंगे हम लोग, एक्चुअल सॉफ्टवेयर थोड़ी बना के दे रहे हैं। प्रोटोटाइप मतलब जहाँ पे मैं एक्चुअल सॉफ्टवेयर अगर ASP.NET यूज़ करके बनाने वाला हूँ, तो ये वाला प्रोटोटाइप जो है उसमें मैं ज़्यादा HTML CSS जावास्क्रिप्ट ऐड करके थोड़ा इंटरैक्टिव बना के दे दूंगा। सो क्लाइंट माइट फील कि ओके अब मुझे लॉगिन ऐसा दिखेगा, साइन अप ऐसा दिखेगा, यूज़र प्रोफाइल ऐसा रहेगा, तो कुछ ट्रांजेक्शन करने के लिए ऐसे कोई ऑप्शंस आएंगे, उस पर क्लिक करूंगा, ट्रांजेक्शन सक्सेस होने पे ऐसा कुछ आएगा, ट्रांजेक्शन फेल होने पे ऐसा कुछ दिखेगा। सो यहाँ पे वही बताया, इट इज़ एन एक्टिविटी दैट कैन अकर इन सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट and it is used to visualize some components of software to limit the gap of misunderstanding the customer requirement by the development team। तो अगर कहीं पे क्लाइंट की रिक्वायरमेंट अलग है और वो अगर मैं प्रॉपरली समझ नहीं पा रहा हूँ,
तो उसको इजीली समझाने के लिए अगर आप देखेंगे कि यहाँ पे ये वाला जो पॉइंट है ये आपको हेल्प करेगा, ठीक है। सो दैट्स वाई दिस वन इज वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। और उसके बाद यहाँ पे आपको क्या बोला कि नेक्स्ट आपको बोला है देर विल दिस विल रिड्यूस द इटरेशन में अकर इन द वाटरफॉल अप्रोच एंड हार्ड टू इम्प्लीमेंट ड्यू टू इनफ्लेक्सिबिलिटी ऑफ वाटरफॉल अप्रोच। तो ये कहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं हम लोग, ये वाटरफॉल में अप्लाई नहीं होगा, है ना। सो हम लोग इसको कहाँ पे अप्लाई करेंगे, फाइनल प्रोटोटाइप इज डेवलप, मतलब वाटरफॉल में हम लोगों को क्या बोला है कि ज़्यादा चेंजेस जो है वो पॉसिबल नहीं रहते, है ना। तो वो टाइम पे वाटरफॉल मॉडल के लिए हम लोग ये अप्लाई नहीं करेंगे, हम लोग बाकी के जो आपके अप्रोचेज रहेंगे लाइक इंक्रीमेंटल है, इटरेटिव है, वो टाइम पे वो स्पेसिफिक टाइप के प्रोजेक्ट्स जहाँ पे हम लोग ऐसे एस डी एल सीज यूज़ कर रहे हैं वहाँ पे ही हम लोग अप्लाई करेंगे। सो एक थ्रो अवे प्रोटोटाइपिंग रहेगा। टाइप्स ऑफ प्रोटोटाइपिंग देखो चार दिए आपको, थ्रो अवे, इवोल्यूशनरी, इंक्रीमेंटल प्रोटोटाइप एंड एक्सट्रीम प्रोटोटाइपिंग। So throw away that eventually discarded rather than becoming a part of your final delivered software। क्यों? बिकॉज मोस्ट ऑफ चीज़ें जो मैं बनाने वाला हूँ वो मैं ASP.NET से बनाऊंगा, तो मेरे जो वेब पेजेस बनेंगे वो भी ASP.NET में कहीं ना कहीं मैं प्रोग्राम करूंगा। तो सिंपल HTML CSS जावास्क्रिप्ट यूज़ करके बना हुआ जो प्रोजेक्ट है वो मेरा कोई काम का नहीं है, तो उसको मैं कहीं पे अपने एक्चुअल प्रोजेक्ट में यूज़ नहीं करने वाला हूँ। दैट्स थ्रो अवे प्रोटोटाइपिंग, बराबर है। सो यहाँ पे अगर आप देखेंगे थ्रो अवे में क्या बोला है, प्लान किया, इनिशियल एनालिसिस किया, देन आपने क्या किया, वही एनालिसिस डिजाइन एंड उसी के बेस के ऊपर एक डमी इम्प्लीमेंट कर दिया, यही सेम SDLC का पार्ट है ना। और ये जो आपको बना वो आपका डमी प्रोटोटाइप है जिसको आप इम्प्लीमेंट करेंगे, एक्चुअल सिस्टम कैसा बनेगा वो बताएंगे, है ना। सो ये क्या हो गया, ये जो है यहाँ पे आपने ये जो प्रोटोटाइप बिल्ड किया है, डमी प्रोटोटाइप जो बना है वो एक्चुअल इम्प्लीमेंटेशन में हेल्प करेगा, लेकिन उसको हम लोग इम्प्लीमेंटेशन में डायरेक्टली उसको आप कहीं पे रीयूज नहीं करने वाले, गेटिंग, हम लोग वापस नया ही सारा कुछ डेवलप करेंगे। ओके, इवोल्यूशनरी प्रोटोटाइप। अब यहाँ पे क्या है कि आपका जो प्रोटोटाइप है उसी को फॉलो करके हम लोग एक्चुअल इम्प्लीमेंटेशन करेंगे, एक्चुअल कोडिंग करेंगे, उसमें कहीं पे चेंजेस नहीं होगा, बराबर है। इवोल्यूशनरी में क्या होगा, रिक्वायरमेंट गैदर किया, एनालाइज किया, उसके बेस के ऊपर एक प्रोटोटाइप बनाया, क्लाइंट ने वापस वो प्रोटोटाइप को देखा, उसमें अगर कोई चेंजेस है इवेल्युएट कर किया और वापस उसने इम्प्रूवमेंट सजेस्ट किए, वो इम्प्रूवमेंट को वापस आप एनालाइज करेंगे, वापस अपना जो प्रोटोटाइप है उसमें वो सेम डेवलपमेंट अप्लाई करेंगे, वापस आप क्लाइंट को बताएंगे। सो ये क्या है, ये प्रोटोटाइप कब तक चलेगा, जब क्लाइंट के साइड से उसको इवेल्युएट करने का प्रोसीजर खत्म नहीं हो जाता, क्लाइंट ऐसा नहीं बोलता है कि ओके नाउ दिस इज द फाइनल वन, इसमें अभी हम लोग को और कुछ नहीं चाहिए, दिस आर द फाइनल रिक्वायरमेंट जैसा हम लोग को चाहिए था, उसके बाद फिर आपका बाकी के स्टेप्स फॉलो होंगे, डिजाइन, कोडिंग, टेस्टिंग, मेंटेनेंस, वो सब। इंक्रीमेंटल प्रोटोटाइप। अब इंक्रीमेंटल प्रोटोटाइप में क्या बोला है, हम लोगों ने प्लान किया, एनालाइज किया, डिजाइन किया, उसके बेस के ऊपर देखो क्या किया हम लोगों ने, एक छोटा सा पार्ट, इंक्रीमेंटल में क्या होगा, आप एक पूरा एक ही टाइम में आप एक बड़ा सा प्रोटोटाइप नहीं बना रहे, आपने क्या किया, एक छोटा सा प्रोटोटाइप बनाया, उसको टेस्ट किया, डिप्लॉय किया, रिलीज किया, चेक करेंगे हम लोग, देन सेम वे सेकेंड छोटा सा प्रोटोटाइप बनाएंगे हम लोग, थर्ड छोटा सा प्रोटोटाइप बनाएंगे। सो बेसिकली एज वी नो कि हम लोग जो इटरेटिव अप्रोच है, यहाँ पे आपको देखो क्या बोला है, इटरेटिव या इंक्रीमेंटल, बेसिकली वो हम लोग अप्लाई कब करते हैं, जब आपके पास कंप्लीट रिक्वायरमेंट एक साथ नहीं है। तो यहाँ पे भी हम लोग क्या बोल रहे हैं, इंक्रीमेंटल के अंदर हम लोग एक साथ पूरा प्रोजेक्ट नहीं बनाएंगे। याद रखो इंक्रीमेंटल अप्रोच का मतलब क्या है, आपने कोई एक सॉफ्टवेयर देखा, उसमें कुछ एडिशन किए, वो उसके बाद में आपने उसको टेस्ट किया आराम से, वो अगर प्रॉपर चल रहा है तो आप उसको फिर डिप्लॉय करेंगे, क्लाइंट एंड पे रिलीज करेंगे। तो यहाँ पे अभी आप पूरा प्रोजेक्ट एक साथ नहीं बना रहे, आप क्या कर रहे हैं, थोड़ा कुछ पार्ट आपको अगर अभी रिक्वायर्ड है वो आप बोलेंगे उतना हम लोग बना देंगे, वापस थोड़ा कुछ आपको नए रिक्वायरमेंट आया उतना आपने बोला बनाया, वापस आपने थोड़ा कुछ ऐड किया वो हम लोगों ने बनाया। सो क्या हो रहा है, इंक्रीमेंट करते जा रहे हैं। इंक्रीमेंट समझते हैं, जैसे आपको अभी हम लोगों ने F5 में सेम 1 में कुछ पढ़ाया वो हो गया, उसके बाद सेम 2 में कोई नए सब्जेक्ट्स पढ़ा है वो हो गया, देन सेम 3 में, सेम 4,
सेम 5, सेम 6। तो क्या कर रहे हैं हम लोग, एक साथ सब कुछ नहीं बता रहे, एक साथ सब कुछ नहीं कर रहे। तो अभी हम लोगों ने क्या किया, सबसे पहले हम लोगों ने प्रोटोटाइप बनाया, सेम 1 में ये सब्जेक्ट रहेंगे, ये वे में हम लोग करेंगे, वो हो गया। देन सेम 2 का हम लोगों ने प्लान बनाया, उसका प्रोटोटाइप बनाया। देन सेम 3 का प्रोटोटाइप बनाया कि ओके दिस आर गोइंग टू बी आर सब्जेक्ट, और ये वे में हम लोग पढ़ाएंगे, इतने प्रैक्टिकल रहेंगे, और ये प्रैक्टिकल ये पर्सन लेगा, ये प्रोटोटाइप बनाया हम लोगों ने। देन सेम फॉर अदर सेमेस्टर्स। तो ये क्या हो गया, इंक्रीमेंटल हुआ। अगर ये सब एक साथ अगर मैं पढ़ा देता था F5 लेवल पे, तो आपको नहीं समझता था, है ना। आप पॉसिबल ही नहीं था कि हम लोग पास हो पाए, क्लियर कर पाए। सो आप देखो कि फाइनली सेम 6 पे, सेम 5 एंड सेम 6 पे आते आते जो सब्जेक्ट्स के साथ हम लोग डील कर रहे हैं, जो प्रैक्टिकल्स के साथ डील कर रहे हैं हम लोग, यही सेम चीज अगर मैंने एक साथ एक ही इसमें डाल दिया रहता था कि ओके लेट्स सपोज टोटल यू हैव 30 सब्जेक्ट्स, और वो 30 सब्जेक्ट्स क्लियर करने के लिए यू हैव 2 या 3 years। तो अब क्या है, 30 के 30 सब्जेक्ट्स वी सपोज टू प्रिपेयर एट वंस, गेटिंग, सो दैट विल क्रिएट अ प्रॉब्लम। अब एक साथ इतने सब्जेक्ट्स कैसे कोई कर सकता है, वो पॉसिबल ही नहीं है। सो इसके लिए हम लोगों ने क्या किया, इंक्रीमेंटल किया कि ठीक है चलो फर्स्ट 6 मंथ्स आप 5 करो, नेक्स्ट 6 मंथ्स और 5 करेंगे, उसके बाद और 5 करेंगे, उसके बाद और 5 करेंगे। सो दिस वे आप भी इजीली चीजों के साथ वर्कआउट कर पाएंगे, आपके ऊपर भी बर्डन नहीं आएगा, ना कॉलेज के ऊपर बर्डन आएगा कि एक साथ 30 पढ़ाने कैसे। एक्सट्रीम बहुत सिंपल है, जैसे एक्सट्रीम प्रोग्रामिंग रहता है वैसे सेम हम लोग कंटिन्यूअस वी कीप ऑन वर्किंग ऑन द प्रोटोटाइप, और उसको और बेटर बेटर बनाते जाएंगे। सो यहाँ पे क्या बोला है, दिस इज यूज्ड इन वेब एप्लीकेशन। इट ब्रेक्स डाउन वेब डेवलपमेंट इनटू 3 phases and each one is based on proceeding. First phase is static prototype that consists of HTML pages. सेकेंड्स में हम लोग क्या करेंगे, थोड़े कुछ स्क्रीन्स रहेंगे जिसको हम लोग प्रोग्राम करेंगे, फुल्ली फंक्शनल टाइप बनाने की ट्राई करेंगे, है ना, उसको सर्विसेज के साथ सिमुलेट करेंगे, एंड उसके बाद जो होगा उसको हम लोग एक्चुअल में इम्प्लीमेंट करेंगे। सो यहाँ पे आपको एडवांटेज डिसएडवांटेज दिए है। सो एडवांटेज क्या है आपके, रिड्यूस टाइम एंड कॉस्ट, बट दिस कैन बी डिसएडवांटेज इफ द डेवलपर लूजेस टाइम इन डेवलपिंग प्रोटोटाइप ओनली, तो उसको एक्चुअल डेवलपमेंट में टाइम कम मिल गया। सो ये एडवांटेज भी है लेकिन डिसएडवांटेज भी है। इनसफिशिएंट एनालिसिस, मतलब यूजर कंफ्यूजन ऑफ प्रोटोटाइप फिनिश द सिस्टम, है ना, ये कभी कभी ये कंफ्यूजन हो जाता है कि मैंने प्रोटोटाइप बना के, डमी प्रोटोटाइप उठा के मैं यूजर को बता रहा हूँ, यूजर बोलेगा कि भाई मैंने बोला क्या, आप बना क्या रहे हो, इतना जल्दी बना कैसे। या फिर यूजर माइट थिंक, आपने अगर कंप्लीट प्रोटोटाइप नहीं बनाया, यूजर माइट थिंक कि एक्चुअल सॉफ्टवेयर भी ऐसा ही लगेगा, और एल्स आपने कोई दूसरे प्रोजेक्ट का प्रोटोटाइप यूज किया है। ओके, तो जब आपने कोई दूसरे प्रोजेक्ट का प्रोटोटाइप यूज किया है ना, तो क्लाइंट क्या करेगा, क्लाइंट विल चेक, लाइक क्लाइंट आर द नॉन टेक्निकल पर्सन, तो उसको नहीं पता है कैसे वेरीफाई करना है। तो आपने कोई दूसरे प्रोजेक्ट में बनाया हुआ प्रोटोटाइप जब आप अपने ये वाले प्रोजेक्ट के लिए यूज करोगे ना, तो क्लाइंट क्या करेगा, वो वर्ड टू वर्ड, फंक्शन टू फंक्शन मैच करेगा, एंड दैट विल क्रिएट अ प्रॉब्लम। तो उसको क्या लगेगा कि ओके इतने ही फंक्शन आने वाले हैं या इतने सारे फंक्शन आने वाले हैं। तो आप प्रोटोटाइप में क्लाइंट को बता दो, स्टिल दिस कंफ्यूजन रिमेन्स देयर, देन यूजर इन्वॉल्वमेंट जो है वो बढ़ जाएगा। डिसएडवांटेज क्या है, डेवलपर मिसअंडरस्टैंडिंग ऑफ द यूजर ऑब्जेक्टिव, एक्सेसिव डेवलपमेंट टाइम ऑफ प्रोटोटाइप, अगेन वो आपका ज़्यादा टाइम वेस्ट हो जाएगा यहाँ पे, है ना। एंड कभी कभी जो हम लोगों ने सर्टेन बड़े प्रोजेक्ट के लिए जो प्रोटोटाइप है, वो प्रोटोटाइप बनाने में ही आपका बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट होता है, बहुत ज़्यादा कॉस्टली होता है वो। ओके, नेक्स्ट आपका स्पाइरल वाला पार्ट है। सो ये हम लोग इसके बाद जो लेक्चर चालू होगा उसमें हम लोग कंटिन्यू करते हैं डिस्कशन। ओके, एनी डाउट टिल नाउ, क्लियर है सबको, एनीवन, एनी डाउट्स गाइस, बताओ जल्दी। No, sir. ओके, so we'll just wait for 2-3 minutes, then we'll continue with our next lecture.